बायोलॉजी इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट्स और स्टूडेंट्स इस असम्पशन के अंदर होते हैं कि क्योंकि ये इतना आसान है तो शायद इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना या इसको रिलेटिवली लाइट लेना है। आई रिमेंबर कि हमारी अकेडमी में एक सर थे और वो कहते थे कि बच्चों के बायोलॉजी में 68 आउट ऑफ 68 आ ही जाते हैं। सो मैं इस असम्पशन के अंदर था कि अगर 68 आउट ऑफ 68 हर बंदे के आ जाते हैं तो शायद इसको कम पढ़ना है या फिर इसको एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री या फिजिक्स इसको रिलेटिवली लाइट लेना है। लेकिन आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। कॉज के बायोलॉजी ईजी है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको पढ़ना नहीं है या फिर इसको लाइट लेना है या फिर इसको फिजिक्स या केमिस्ट्री के मुकाबले में थोड़ा रिलेटिवली लेस पढ़ना है। नहीं, हमने बायोलॉजी को सबसे ज़्यादा पढ़ना है। इसकी वजह यही है कि वेटेज भी सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा नंबर भी स्टूडेंट्स के बायोलॉजी में ही कटते हैं। आप लोगों को शायद ये लगे कि स्टूडेंट्स के नंबर शायद फिजिक्स में कटते हो या फिर शायद इंग्लिश में कट जाते हो, उनमें भी कटते हैं। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने स्टूडेंट से पूछा है, सबसे ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स के बायोलॉजी में ही कटते हैं। सो बायोलॉजी में 68 आउट ऑफ 68 लेने के लिए यू नीड टू थिंग्स। फर्स्ट इज रिटेंशन एंड द सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। आप लोगों का ना सिर्फ रट्टा अच्छा होना चाहिए बल्कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ईच एंड एवरी लाइन आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार अगर बुक की ये पैराग्राफ है, उसकी ये लाइन है, तो इसका क्या मतलब है। आप लोग को ऐसे पढ़ना है और जहाँ भी कोई मसला होता है आप लोग इंटरनेट पे जाओ, आप चैट जीपीटी यूज़ करो, उस लाइन को समझो, उस वर्ड को समझो। इस तरह आप लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है और अपने रट्टे को अच्छा करने के लिए आप लोगों ने बार बार रिवीजन करनी है, बार बार रिवीजन करनी है। सिर्फ एक बार रिवीजन करने से या एक बार चैप्टर को पढ़ने से आप लोगों की उस चैप्टर पर ग्रिप नहीं बनेगी और ना ही वो चैप्टर याद रहेगा। आप लोगों ने उस चैप्टर को बार बार रिवाइज करना है। 7 से 8 टाइम्स रिवाइज करोगे तभी जाकर एक अच्छी ग्रिप आपकी उस चैप्टर पे बनेगी। सबसे पहली बात आती है कि बायोलॉजी को पढ़ना कैसे है। हमने बायोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करनी है। अब रीडिंग का क्या मतलब है? रीडिंग का मतलब ये है कि आप लोगों ने ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ना है और आपने ईच एंड एवरी लाइन को समझना भी है। यू हैव टू स्किम थ्रू ऑल द लाइन्स। हर लाइन को पढ़ना है, किसी लाइन को नहीं छोड़ना। डायग्राम है तो डायग्राम को देखना है, कोई साइड इन्फॉर्मेशन है तो साइड इन्फॉर्मेशन को देखना है। इन शॉर्ट आपने हर चीज़ को पढ़ना है और आप लोगों ने सिर्फ रीडिंग करनी है। तो अब बात करते हैं कि हमारी जो डेली रूटीन है बायोलॉजी को पढ़ने के लिए वो क्या होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने प्री रीडिंग करके जानी है। प्री रीडिंग का ये मतलब है कि जो भी लेक्चर आपका अगले दिन होना है आपने 5-10 मिनट लगा के पिछले दिन उसको पढ़ना है और फिर लेक्चर लेना है उस टॉपिक को। और जैसे ही लेक्चर ख़त्म होता है, जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं या फिर आप लोगों ने अपनी बुक से उस चैप्टर को या फिर उस टॉपिक को जो भी पढ़ाया गया उसको जल्दी से 5-10 मिनट लगा के, 5 मिनट ही होते हैं, 5 मिनट लगा के आप लोगों ने उसको दोबारा रिवाइज करना है। तो क्या इससे आप लोगों को चीज़ें काफ़ी हद तक याद रह जाएंगी। और प्री रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे किप्स के सर ने हमें ये टेक्निक बताई थी और मैं भी करता था और इट्स डेफिनेटली एक वो चीज़ जिससे आप लोग की जो रिटेंशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। फिर आप लोग घर आए या आप लोगों ने रेस्ट किया, फिर दोबारा आप लोगों ने बायोलॉजी को पढ़ना है। आप लोगों ने दोबारा उसको टाइम देना है, बुक से रीडिंग करनी है। एकेडमी के नोट्स को बेशक यूज़ ना करो, आप लोग सिर्फ बुक को यूज़ करो और बुक से उस टॉपिक की रीडिंग करो। फेडरल को भी यूज़ करो और पंजाब को भी यूज़ करो और फिर आप लोगों ने उसी टॉपिक के MCQs करने हैं। MCQs किसी भी एकेडमी की आप लोग वो प्रैक्टिस बुक ले लो, किप्स होगी, स्टार्स होगी, स्टेप्स होगी, कोई भी यूज़ करो और फिर MCQ प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक पढ़ा है उसके MCQs प्रैक्टिस करो और जो MCQs गलत होते हैं, देखो यार ये किस टॉपिक से मेरा MCQ गलत हुआ है और उस टॉपिक को दोबारा जाके पढ़ो। इस तरह आप लोग इम्प्रूव करोगे अपनी बायोलॉजी को। सो नाउ बात करते हैं कि हमारी अप्रोच हर चैप्टर को लेकर क्या होनी चाहिए। आप लोगों ने हर चैप्टर को फेडरल से पढ़ना है और पंजाब से, ये मैंने बार बार बात बता दी है। सो आप लोगों ने पहले एक टॉपिक आप लोगों को जो भी एकेडमी में पढ़ा दिया गया आप लोगों ने आना है, आप लोगों ने फेडरल से उसी चैप्टर की रीडिंग करनी है और उस टॉपिक की रीडिंग करनी है। फिर आप लोगों ने पंजाब की तरफ जाना है। नाउ ये एक टिप है कि यूज़ कलर पेंसिल्स या फिर हाईलाइटर्स। मैं कलर पेंसिल्स को यूज़ करता था जब मैंने पंजाब को पढ़ता था और जो पॉइंट्स मेरे पास फेडरल में नहीं होते थे मैं पंजाब में उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेता था पेंसिल्स यूज़ करके। और फिर फर्स्ट टाइम में हर लाइन और हर वर्ड पढ़ता था और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते थे जो फेडरल में नहीं होते थे उसको मैं पंजाब पे हाईलाइट करता था और जब मैं नेक्स्ट बार रिवाइज कर रहा होता था तो फिर मैं उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ता था। तो इस तरह आप लोग फेडरल और पंजाब को साथ साथ लेके चलते हो। तो नाउ बात करते हैं कि ये शॉर्ट नोट्स क्या हैं और इनको कैसे बनाना है। सो शॉर्ट नोट्स के लिए मैं एडवाइस करूँगा कि एक बार आप लोग सिलेबस को कवर कर लो और फिर इन नोट्स को बनाओ। इसकी रीज़न ये है कि मैंने सिर्फ चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो मुझे लगता था काफ़ी डिफिकल्ट है या फिर जिनमें मेरी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई थी।
वही चैप्टर जिसको करने में मुझे 1 घंटा लगता था बुक से, अब वो इन A4 शीट पे लिखने की वजह से वो 15 मिनट में हो जाता था। इससे मेरी जो इन नोट्स पर मैंने चैप्टर की सारी डिटेल्स लिखी थी, आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया था, लेकिन मैंने उसको बहुत ही कंसाइज वे में लिखा था। मैंने फ्लो चार्ट्स बनाए थे, मैंने सिर्फ एक एक पॉइंट लिख देता था। अगर एक लाइन में जो भी उसका जो क्रक्स है, जो भी उसकी बेसिक आइडिया है, उसको मैं एक लाइन में लिख देता था। इस तरह बाय द एंड मेरे पास कोई 8-10 ये पेपर्स थे जिन पे मेरी पूरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैंने कंपाइल कर ली थी। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायोलॉजी को रिवाइज करने के लिए मुझे हार्डली 2 से 3 घंटे लगते थे। तो इसने मेरी रिवीजन को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था। ना सिर्फ उसके रिवीजन के टाइम को कम कर दिया था, बल्कि इसके ज़रिए मैं फिर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकता था। बायोलॉजी का जो सिलेबस है दैट वो चेंज हो गया है, और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, बहुत से ऐसे हैं जिनको निकाल दिया गया है। और मेरी एक फाइनल टिप यही है कि आप लोग जो टॉपिक्स आउट ऑफ सिलेबस भी हैं उनको भी रीडिंग करो, क्योंकि हमारी बार भी MD-CAT में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आउट ऑफ सिलेबस थी। आप लोग अगर पास पेपर्स को भी देखोगे तो बहुत से ऐसे MCQs होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस ही हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंस बेशक ना दो, लेकिन एक बार उनसे गो थ्रू ज़रूर हो। पूरे चैप्टर पर ग्रिप करने के लिए ज़रूरी है कि आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ो, क्योंकि जो सवाल हैं वो उन टॉपिक्स से आएंगे। फाइनल पेपर में भी कुछ MCQs ऐसे होते हैं और होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस भी होंगे। सो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स को भी पढ़ो। जो टॉपिक्स तो रेलिवेंट हैं लेकिन उनको डायरेक्टली नहीं लिखा गया सिलेबस में, तो ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़ एक्चुअली द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। और पंजाब में तो फिल इन द ब्लैंक्स भी होती हैं, और फेडरल और पंजाब की जो बुक के आखिर में MCQs होते हैं, चैप्टर के आखिर में जो MCQs होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको एक्सरसाइजेज को, उन फिल इन द ब्लैंक्स को, उन MCQs को अच्छी तरह से करके जाना, उनको समझ के जाना, सिर्फ रट्टा ना लगा के जाना, उन MCQs को समझना और उनको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देना। सो दिस इज़ इट। आई थिंक सो कि मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर किया है, लेकिन सो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी कवर नहीं किए हैं, स्पेशली कि बायोलॉजी के MCQs किस तरह के आते हैं और उनसे कैसे डील करना है, उनको कैसे अटैम्प्ट करना है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, और बाकी जो पॉइंट्स रह गए हैं उनको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा पार्ट 2 बना के, जिसमें